हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो माइंड वायरल। आप सभी का जियो माइंड वायरल चैनल में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं लेक्चर 4, जिसके अंतर्गत हमारा टॉपिक रहेगा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो सबसे पहले यहाँ पे यूनिवर्स लिखा गया हुआ है और यूनिवर्स के बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, लेकिन मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि वाई देर इज़ द नीड टू लर्न अबाउट द यूनिवर्स। ब्रह्मांड को जानने की आवश्यकता क्यों है एक जोग्राफर को? कारण अगर आपको मैं बताऊं तो इसी यूनिवर्स के अंदर ही क्या आता है। आप जानते हैं कि इसी यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज आती है और इसी गैलेक्सीज के अंदर क्या आता है, तो अर्थ आएगा, सोलर सिस्टम, और उसी सोलर सिस्टम में हमारा अर्थ आएगा। और इस पृथ्वी को अगर जानेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ही हम समझ पाएंगे कि पृथ्वी पे जो आज वर्तमान में तत्व मौजूद है, समुद्र मौजूद है, स्थल मौजूद है, पर्वत पठार मौजूद है, वो कैसे है। तो कहीं ना कहीं इसके फिजिकल स्ट्रक्चर का जो राज है इसकी उत्पत्ति में छिपा हुआ है। इसीलिए हम पहले इसकी उत्पत्ति को समझेंगे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को, फिर इसके बाद से हम समझेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति को, और फिर हम जानेंगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ग्रिड सिस्टम को, और उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे अपना एक साइड्स ज्योग्राफी का, या तो फिजिकल ज्योग्राफी या तो ह्यूमन ज्योग्राफी। तो चलिए हम जानते हैं यूनिवर्स के विषय में। अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो ये जो यूनिवर्स है, ये लैटिन वर्ड यूनिवर्सम से बना हुआ है। किस चीज़ से बना हुआ है? यूनिवर्सम। और इस यूनिवर्सम का अर्थ क्या होता है? होल या एवरीथिंग। बोलिए, क्या बोलिए? एवरीथिंग। यानी कहने का मतलब जो कुछ भी है वो सब ब्रह्मांड है। तो इस टर्म में ही हम इसका क्या समझ सकते हैं, इसका डेफिनेशन जान सकते हैं। ठीक है, इसी के टर्म में टोटल का टोटल वर्ड में ही छिपा हुआ है, क्योंकि ये एक लैटिन वर्ड है जिसका तात्पर्य मैंने आपको बता दिया, होल और एवरीथिंग होता है। तो इसका मतलब हो गया कि एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इज कॉल्ड यूनिवर्स। यहाँ पे एक स्टेटमेंट अपने देख रहे होंगे, लिखा हुआ है व्हाट इज यूनिवर्स? द यूनिवर्स इज एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश की है क्या? तो यूनिवर्स इज द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। दैट मीन्स स्पेस, टाइम, मैटर, एनर्जी, गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, रेडिएशन, इवन द फिजिकल लॉ गवर्निंग द देम। यानी कहने का मतलब है कि जो कुछ भी मौजूद है, चाहे वो स्पेस हो, टाइम हो, मैटर हो, एनर्जी हो, गैलेक्सीज हो, स्टार्स हो, प्लैनेट्स हो, कुछ भी हो, सब कुछ ब्रह्मांड है। अगर हम ब्रह्मांड की कल्पना करें तो इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। ये चार चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चार चीज़ के बिना ब्रह्मांड की कल्पना नहीं की जा सकती। व्हाट आर द फोर थिंग्स? दैट आर द मैटर्स, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। अगर आपसे कोई पूछे इज यूनिवर्स इज इक्वल टू स्पेस, देन नो। यूनिवर्स इज इक्वल टू स्पेस प्लस टाइम प्लस एनर्जी प्लस मैटर। ये चीज़ें अगर ज्वाइंट हो जाती हैं तब बनता है यूनिवर्स। ठीक है, मैटर्स। तो आप समझ गए ब्रह्मांड की संकल्पना एक प्रकार से कि ब्रह्मांड क्या है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक टर्म्स है, दो टर्म्स, एक यूनिवर्स है और एक कॉस्मोस है। अगर आप इंग्लिश में इन दोनों का अर्थ देखेंगे तो दोनों का अर्थ क्या होता है? तो हम दोनों का अर्थ ब्रह्मांड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड बोलते हैं। तो क्या दोनों चीज़ें सेम है? तो हम यूनिवर्स क्यों पढ़ रहे हैं, ओरिजिन ऑफ कॉस्मोस क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? तो इसका अंतर इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं। यूनिवर्स बेसिकली क्या है? साइंटिफिक टर्म है। वहीं जबकि कॉस्मोस की बात करते हैं तो ये एक फिलोसफिकल टर्म है। अगर हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो इसमें फिजिकल रियलिटी की चर्चा होती है, यानी एनर्जी की बात करते हैं, मैटर्स की बात करते हैं, स्पेस की बात करते हैं, जो अभी हमने बात की है यूनिवर्स में। वही कॉस्मोस की बात करते हैं तो ये ऑर्डर्ड यूनिवर्स होता है। यानी इसमें हम की चीज़ों को क्या करते हैं, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट लेकर के चलते हैं, ब्रह्मांड का हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, और उसको हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्ड करने की कोशिश करते हैं। और ज्योग्राफी क्या करता है? यूनिवर्स का इस्तेमाल करता है। वही फिलोसफी किसका इस्तेमाल करता है? कॉस्मस का, क्योंकि इसमें केवल हाइपोथेटिकल बोलिए, कॉन्सेप्चुअल बोलिए, ऐसी बातें की जाती हैं।
और वो बेसिकली क्या होता है, रियलिटी और साइंटिफिक बातें की जाती हैं यूनिवर्स में। तो समझ गए आप यूनिवर्स और कॉस्मोस में क्या अंतर है। चलिए आगे देखते हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ यूनिवर्स। ये यूनिवर्स के कंपोनेंट्स क्या हैं। तो अगर हम यूनिवर्स के कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है वो है गैलेक्सी। गैलेक्सी अगर बात करें तो गैलेक्सीज क्या होता है, तो एक प्रकार से कलेक्शंस ऑफ स्टार्स होता है, ह्यूज कलेक्शंस ऑफ स्टार। अगर छोट 4-5 स्टार्स का कलेक्शन होता है तो उसको कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं, एक पैटर्न में उसमें होते हैं। लेकिन अगर ह्यूज कलेक्शन ऑफ स्टार्स हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आकाशगंगा बोलते हैं। इसमें मिलियंस बिलियंस और ट्रिलियंस तक तारे हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें आकाशगंगाओं की तो मिल्की वे, ये मिल्की वे वही आकाश गंगा है जिसमें हम निवास करते हैं, यानी जिसमें हमारी पृथ्वी निवास करती है, यानी मिल्की वे ही गैलेक्सीज में अर्थ है। और भाई एंड्रोमेडा एक अनदर नेम ऑफ गैलेक्सीज है। तो ऐसे ही बहुत सारे गैलेक्सी हमारे मिल्की वे में, अगर हम तारों की संख्या बात करें तो लगभग 100 to 400 बिलियन स्टार्स हैं। बिलियंस का अर्थ अरब होता है। तो पहला अगर हम कंपोनेंट्स यूनिवर्स का देखें तो गैलेक्सीज हो गया। दूसरा कंपोनेंट्स अगर हम इसको देखें तो स्टार्स हो गया। स्टार्स क्या होते हैं, एक प्रकार से सेलेस्टियल बॉडी होते हैं, ब्रह्मांडीय क्या बोल सकते हैं, तत्व बोल सकते हैं, जो सेल्फ ल्यूमिनस होते हैं। यानी कहने का मतलब ये अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करते हैं। एंड दे हैव देयर ओन ग्रेविटी, इनके पास अपना अपना गुरुत्व होता है, दे हैव देयर ओन ग्रेविटी। तो स्टार्स के बारे में समझ गए। ये नॉर्मली हम चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत डेप्थ में जा करके अभी नहीं जानने की कोशिश कर रहे हैं, और जानने की ज़रूरत भी नहीं है। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ मैं खुद आप लोगों को बताऊँगा। ठीक। तो उसके बाद से अगर यहाँ स्टार्स की बात करिए, सन, साइरस, पोलरिस। पोलरिस पोलर स्टार है, ध्रुव तारा जिसको बोलते हैं। साइरस एक प्रकार से ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ अर्थ है। सन तो समझ ही रहे हैं, जो दिख रहा है आपको। तो तीसरा अगर हम बात करें, गैलेक्सीज देख लिया, स्टार्स देख लिया, देन आपका आता है प्लैनेट्स। देन आपका क्या आ रहा है, प्लैनेट्स। अगर प्लैनेट्स की बात करें तो प्लैनेट्स क्या होते हैं, जो तारों का चक्कर लगाते हैं, यानी those celestial body who revolves around the sun और revolves around the stars are called planets। मैंने सन इसलिए बोला क्योंकि पृथ्वी हमारा एक प्लैनेट्स है जो सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। फिर और दे डू नॉट प्रोड्यूस देयर ऑन लाइट, ये अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करते हैं, बल्कि दूसरे से के प्रकाश से हमें क्या करते हैं, दिखाई पड़ते हैं, उन्हें रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर हम स्टार्स की बात, पहले प्लैनेट्स की बात करें तो अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, ऐसे भी सैटर्न है, बहुत सारे आ जाएंगे, यूरेनस है, ठीक है, नेपच्यून तो कभी था, अब है कि नहीं आप जानते ही होंगे, है। प्लूटो जो था कि जो नहीं था वो, सॉरी था, अब नहीं है। तो ऐसे प्लैनेट्स अगर हम देखें तो हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, ये बेसिकली हम कब जानेंगे, जब सोलर सिस्टम पढ़ेंगे तब इसके विषय में हम इस जानेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गैलेक्सी हो गया, स्टार्स हो गया, प्लैनेट्स हो गया। प्लैनेट्स के बाद आ गया सैटेलाइट्स। अब सैटेलाइट्स क्या होते हैं भाई, तो सैटेलाइट्स बेसिकली क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट्स। प्लैनेट्स किसके अराउंड रिवॉल्व करता है, प्लैनेट सन के रिवॉल्व करता है। अगर ये प्लैनेट हो गया तो सन के अराउंड करता है, और प्लैनेट के अगर कोई अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो वो है सैटेलाइट, जिसको हम उपग्रह बोलते हैं। ये नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। अलग अलग प्लैनेट्स का अलग अलग सैटेलाइट्स हैं, जो कि फैक्चुअल बातें हैं, जो कि हम अलग सोलर सिस्टम के अंतर्गत जानेंगे, यहाँ नहीं जानेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेचुरल अगर स्टार्स पहले सैटेलाइट्स की बात है तो मून हो गई। आर्टिफिशियल बातें तो आए दिन आप न्यूज़ में सुनते होंगे, नासा के द्वारा, अपने भारत के इसरो के द्वारा बहुत सारे सैटेलाइट मिशंस भेजे जाते हैं, ठीक है, जैसे इनसेट, कार्टोसैट, ये हो गए। अब बात करते हैं एस्ट्रॉयड्स की। एस्ट्रॉयड्स क्या होते हैं, बेसिकली दीज आर द स्मॉल रॉकी बॉडीज, यानी एक प्रकार से पत्थर समझते हैं, चट्टान के टुकड़े जो हमारे स्पेस में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उनको हम एस्ट्रॉयड्स बोलते हैं। ये बेसिकली अगर इनका हम देखें तो ये किसके किसके बीच पाए जाते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच ये पाए जाते हैं। ठीक, इन दोनों के बीच जो पाए जाते हैं उनको एस्ट्रॉयड बेल्ट बोला जाता है। मतलब एस्ट्रॉयड बेल्ट है, मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत सारे एस्ट्रॉयड्स पाए जाते हैं, रॉकी बॉडीज, सॉरी। कॉमेट्स की बात करते हैं। कॉमेट्स नथिंग बट दे आर द स्नोबॉल्स, एक प्रकार से स्नोबॉल्स इनको बोला जाता है। ठीक, जिसमें आइस होता है, डस्ट होता है, रॉक्स होते हैं। ये भी वॉन्डरिंग ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं एक प्रकार से। ठीक, और इन्हीं से डेवलप टेल्स व्हेन अप्रोचिंग द सन, जब ये सन के करीब पहुंचते हैं तो एक पूंछ बनाते हैं, जिससे हम पुच्छल तारा भी एक प्रकार से बोलते हैं। कॉमेट्स में ही हम पुच्छल तारा बोलते हैं। फिर आगे चलते हैं तो ये तीन टर्म्स है, मेट्रोइड्स, मेट्योर्स और मेट्योराइट्स।
अब ये तीनों टर्म्स कॉमन टर्म्स है, बस इनके स्थिति के आधार पर इनका नाम बदल जाता है। अगर हम मेट्रॉइड्स की बात करते हैं तो मेट्रॉइड्स क्या होते हैं, स्मॉल रॉकी फ्रेगमेंट्स मूविंग इन स्पेस, यानी एक प्रकार से ये अवांछनीय पदार्थ बोलिए, जो बड़े छोटे और बड़े दोनों हो सकते हैं, जो कि स्मॉल में फ्रेगमेंटेड रूप से अगर हैं तो उनको बोलेंगे मेट्रॉइड्स बोलेंगे। ये स्पेस में है, जो कि इधर उधर मूव कर रहे हैं। जब यही मेट्रॉइड्स अगर हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं तब उनका मेट्योर्स बोलते हैं। और चूंकि जैसे ही अर्थ एटमॉस्फेयर में आते हैं तो आयन मंडल में पहुंचने के बाद से जलने लगते हैं। ठीक है, तो जलने के कारण इनको शूटिंग स्टार्स भी बोला जाता है। फिर उसके बाद से मेट्रॉइड्स, अब चूंकि जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद हो मतलब प्रवेश करते हैं तभी जल जाते हैं, तो उनके जो कुछ हिस्से बच करके हमारे पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, मेट्रोराइट्स बोलते हैं, यानी दोज रीचिंग अर्थ सरफेस। तो ये आपने क्या देख लिया, तो बेसिकली यूनिवर्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो देख लिया, गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मेट्रॉइड्स, मेट्योर्स। ठीक है, ये चीज़ें देख ली। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट के लिए मैंने बता दिया कि 3 ब्रांचेज है, एक एस्ट्रोनॉमी है, एक एस्ट्रोफिजिक्स है और एक कॉस्मोलॉजी है। ये 3 ब्रांचेज हैं, स्टडी के डिसिप्लिन्स हैं। बेसिकली हम एस्ट्रोनॉमी में ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं, खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हैं, जिसमें बेसिकली हमारा क्या होता है, ऑब्जर्वेशंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडी होता है। और बेसिकली इसको और डिफाइन करती है ओल्डेस्ट साइन है। एस्ट्रोफिजिक्स की बात करते हैं तो जिस पिंडों का अध्ययन हम एस्ट्रोनॉमी में करते हैं उनका फिजिकल यानी उनकी भौतिकी का अध्ययन अगर हम करते हैं तो वो एस्ट्रोफिजिक्स हो जाता है। बेसिकली फिजिक्स ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, ये मॉडर्न साइंस है, ये ओल्डेस्ट साइंस है। शुरू से ही आपने अरस्तु, बहुत सारे भारतीय, आर्यभट्ट के बारे में, वाराहमिहिर के बारे में नाम सुना होगा। ये सारे लोग एस्ट्रोनॉमर थे जो कि प्रेडिक्ट करते थे, और उसी के आधार पे, किसके आधार पे, तो ऑब्जर्वेशन के आधार पे। बाद में ये क्या एस्ट्रोफिजिक्स हो गया, एस्ट्रोफिजिक्स का डेवलपमेंट हुआ जिसमें बेसिकली जो भी सेलेस्टियल बॉडी थे उनके फिजिकल स्ट्रक्चर की बात की जाती है, उनके फिजिक्स की बात की जाती है, फिजिक्स की बात की जाती है। ये मॉडर्न साइंस हो गया। वही कॉस्मोलॉजी की बात करें तो ये ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई इसकी चर्चा करता है। ये एडवांस साइंस है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है बताना एकदम से मतलब कि सफल पूर्वक नहीं हो सकता है। हम जो भी है अनुमान लगाएंगे। आखिर कई लोग ईश्वर, मतलब अगर हम धार्मिक बातें करें तो ईश्वर ने ब्रह्मांड को निर्माण किया। अगर धार्मिक बातों को छोड़ दे तो जो साइंटिफिक बातें होती हैं वो बात करते हैं, जिसमें अभी बहुत सारी थ्योरी आप देखेंगे, बिग बैंग थ्योरी को भी देखेंगे। तो आपने देख लिया एस्ट्रोनॉमी क्या है, एस्ट्रोफिजिक्स क्या है, कॉस्मोलॉजी क्या है। आगे देखते हैं यूनिवर्स कंपोजिशंस की। अगर हम बात करते हैं तो यूनिवर्स में 3 चीज़ें प्राइमरली डोमिनेटेड है, एक ऑर्डिनरी मैटर, एक डार्क मैटर और एक डार्क एनर्जी। ऑर्डिनरी मैटर्स वो हैं जो विजिबल्स हैं, जिसे हम देख पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। ये बेसिकली हमारे यूनिवर्स में मात्र 5% है। अगर हम डार्क एनर्जी की बात करें तो डार्क मैटर की बात करें तो ये इनविजिबल मैटर्स हैं, इन्हें हम देख नहीं पाते हैं। ठीक, ये लाइट को ना रिफ्लेक्ट करते हैं, ये लाइट को ना ही रिफ्लेक्ट करते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, बल्कि उसे क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक, तो फिर हम इसके बारे में जानते कैसे हैं कि भाई डार्क मैटर है भी, और वो भी कितना है, तब पूरे यूनिवर्स में 27% है। तो इसके विषय में जानकारी हमें ऐसे मिलती है कि हम अगर यूनिवर्स को स्टडी करते हैं तो उसमें ये जानते हैं कि जो गैलेक्सीज हैं वो काफ़ी तीव्र गति से क्या कर रही है, रोटेट करती है। और किसी भी चीज़ को रोटेट करने के लिए ग्रेविटी की ज़रूरत होती है, यानी उन गैलेक्सीज को कोई ना कोई ग्रेविटी है जो रोटेट करवा रहा है। और वो ग्रेविटी कहाँ से प्राप्त होती है, तो कहीं ना कहीं किसी मैटर से प्राप्त हो रही है। और वो मैटर्स कैसे होंगे जिसे हम देख नहीं पाते, इसीलिए उसको हमने क्या नाम दे दिया, डार्क मैटर नाम दे दिया। फिर उसके बाद से डार्क एनर्जी की भी बात करते हैं तो सेम थिंग्स है एक प्रकार से, जिसके विषय में हमारे पास जानकारी नहीं है बट एग्जिस्ट करता है। कितना परसेंट है, 68% है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक प्रकार से ये क्वेश्चंस कुछ बनाए गए हैं, आप लोगों ने जो पढ़ा उसी से शायद बेस्ड होगा। स्टेटमेंट है, क्या यूनिवर्स ही गैलेक्सी है, तो अभी अपने रख लिखे नहीं, यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा, यानी गैलेक्सीज आर द कंपोनेंट बोल दीजिए या पार्ट बोल दीजिए। गैलेक्सी इज कंपोनेंट ऑफ यूनिवर्स। ठीक है,
सन इज द बिगेस्ट स्टार। आपने ये भी देख लिया कि सन सबसे बड़ा स्टार नहीं है, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में अनगिनत स्टार है, मिलियंस बिलियंस ऑफ स्टार है, ठीक है, तो बिगेस्ट स्टार नहीं है। फिर उसके बाद से बात करते हैं, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ टाइम। यहाँ पे ईयर देख करके अक्सर स्टूडेंट्स को यही लगता है कि ये यूनिट ऑफ टाइम है, लेकिन ये भी गलत है। लाइट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये बेसिकली क्या है, हम जब लाइट ईयर होता है क्या, अगर हम इसको डिफाइन करें तो लाइट ईयर को ऐसे सिंबलिकली एल वाई लिखा जाता है। ये प्रकाश के द्वारा, यानी जो भी लाइट है, लाइट के द्वारा एक साल में, एक वर्ष में जितनी दूरी तय की जाती है, उस दूरी को हम क्या बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। तो सोच लीजिए, प्रकाश का स्पीड कितना है आपको पता होगा, 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अब ये मीटर पर सेकेंड है, यानी प्रकाश एक सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर डिस्टेंस कवर करता है। अब एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। अब दिन को किस में बदलेंगे, हम घंटे में बदलेंगे, एक दिन में 24 घंटा। फिर घंटे को किस में बदलेंगे, तो घंटे को अगर हम बदलते हैं तो फिर बदल देते हैं मिनट में, मिनट को किस में बदलेंगे, सेकंड में। अब ये क्या हो गया, सेकंड सेकंड क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अभी सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो जो वैल्यू आएगा वो है 1 लाइट ईयर। अब इतना बड़ा मेजरमेंट है, इसीलिए हम बेसिकली क्या होता है कि अगर हम एक सेलेस्टियल बॉडी का दूसरे सेलेस्टियल बॉडी से दूरी देखेंगे तो मापना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम उसे लाइट ईयर में मापते हैं कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में जितनी दूरी तय की जाती है उसके परिप्रेक्ष्य में हम क्या करते हैं, लाइट ईयर का यूनिट डिसाइड करते हैं। तो लाइट ईयर बेसिकली डिस्टेंस का यूनिट है। चंद्रमा एक प्लैनेट है जी नहीं, ये क्या है, एक सैटेलाइट है। कैसा सैटेलाइट है भैया, हमने अभी अभी देख लिया, आप क्या देख लिया कि मून इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ, नेचुरल सैटेलाइट है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और एंटायर यूनिवर्स। क्या दोनों सेम होते हैं, तो जी नहीं, दोनों अलग अलग होते हैं। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स वो होता है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, और हम ऑब्जर्व कितना कर सकते हैं भैया, 5%। उसके बियॉन्ड जो कुछ भी है वो इंटायर यूनिवर्स है जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो समझ में आ गई ये बात है। चलिए, ये कुछ फैक्ट्स और हैं, एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स हैं, देख लेते हैं। यूनिवर्स इज अप्रोक्सीमेटली 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड। ऐसा माना जाता है, बेसिकली ये मानने का आधार क्या है, बिग बैंग थ्योरी है। जब बिग बैंग हुआ उसी के बाद से क्या माना जाता है कि यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई, और बिग बैंग कब हुआ था, आज से 13.8 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था। तो यूनिवर्स कितना पुराना है, 13.8 बिलियन यानी अरब वर्ष पुराना है। अब ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हैड द डायमीटर ऑफ 93 बिलियन लाइट ईयर्स। अभी हमने आपको बात बताई थी कि लाइट ईयर भी बताया था और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बताया भी था, यानी हम ऑब्जर्व कितना सकते हैं, जितना जिस यूनिवर्स का ऑब्जर्वेशन कर पाते हैं उस यूनिवर्स का डायमीटर है 93 बिलियन लाइट ईयर्स। अब ये तो डेटा नंबर्स में बताना भी बहुत बड़ी बात होगी। अर्थ हमने बता दिया था आपको कि किस गैलेक्सीज में, मिल्की वे में है। उसके बाद से द सोलर सिस्टम लाइज इन द ओरियन स्पर ऑफ द मिल्की वे। ठीक है, तो ये सोलर सिस्टम लाइज किस में करता है, तो ओरियन आर्म में करता है, बेसिकली उसका एक हिस्सा है। वही बात करते हैं, सन इज अ G2V मेन सीक्वेंस स्टार। सन इज अ स्टार, लेकिन कौन सा स्टार है, तो येलो ड्वार्फ स्टार है एक प्रकार से। कॉस्मोलॉजी स्टडी द ओरिजिन और इवोल्यूशन, स्ट्रक्चर एंड फेट ऑफ द यूनिवर्स। बात पहले ही हो चुकी है, कॉस्मोलॉजी के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, ओरिजिन और इवोल्यूशन की बात करते हैं, स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, फिलोसफिकल टर्म है। और ये भी बात हमने कर चुका है क्या, तो 5% ही यूनिवर्स का हम क्या कर सकते हैं, मतलब यूनिवर्स के 5% में ही क्या है, मैटर्स है, बाकी डार्क एनर्जी और डार्क मैटर्स है। उसके बाद से अगर देखते हैं तो आगे क्या है, तो डार्क मैटर कंट्रीब्यूट्स द ग्रेविटेशनल इफेक्ट बट डज नॉट इमिट लाइट। हम इसके विषय में पहले ही बात कर चुके हैं कि डार्क मैटर क्या होता है, बेसिकली जिसके पास अपना ग्रेविटी है, जो लाइट्स को नहीं क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, नहीं प्रोड्यूस करता, बल्कि लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है, तो वो डार्क मैटर है। और इसी डार्क मैटर के ग्रेविटी के कारण ही गैलेक्सीज रोटेट करती है बहुत तीव्र गति से। डार्क एनर्जी इज एसोसिएटेड विद एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मांड का जैसे जैसे एक्सपेंशन एक्सेलरेटेड रूप में हो रहा है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो डार्क एनर्जी है। ये भी हमने बात कर लिया। चलिए आगे देखते हैं, द बिग बैंग थ्योरी। बेसिकली अब आ गया हमारा क्या,
तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत वैसे अलग अलग है। धार्मिक सिद्धांत को अगर हम बात करते हैं जिसमें ब्रह्म प्लस अंड करके ब्रह्मांड की उत्पत्ति बानी, तो वो बातें हम नहीं करेंगे। हम बेसिकली बात करेंगे साइंटिफिक बातें, ज्योग्राफी के पर्सपेक्ट से बातें करेंगे। ठीक है, बहुत डिटेल्स में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत डिटेल्स में बताने अगर जाएंगे तो केवल द बिग बैंग थ्योरी को समझाने में 2 घंटे लगेंगे। हम केवल ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से इतना ही जानना हमें इंपॉर्टेंट है कि इस यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई, ये थ्योरी किसने दिया, क्या उनका ऑब्जर्वेशन था। तो सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि ये जो थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी को, इसे प्रपोज करने वाले व्यक्ति के जॉर्ज लेमैत्रे हैं, जिन्होंने 1927 में ये थ्योरी दी थी। ठीक है, और ये वर्तमान में सबसे ज़्यादा तौर पे एक्सेप्टेड मॉडल है, इसे स्वीकार किया जा चुका है। अब इस बिग बैंग थ्योरी के पहले एक कॉन्सेप्ट आता है, ये क्या, तो द सिंगुलरिटी का कॉन्सेप्ट, सिंगुलरिटी, सिंगुलरिटी, ठीक, एकत्व बोलिए, एकक बोलिए, कुछ भी बोल लीजिए। ठीक है, तो सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट आता है। सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट क्या बताता है, तो बताया जाता है कि आज से 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, यानी 13.8 अरब वर्ष पहले, जो कुछ भी मैटर्स और एनर्जीज थे, वो एक टीनी पार्टिकल्स, जो जिसकी डेंसिटी इनफाइनाइट थी, टेम्परेचर इनफाइनाइट था, इनफाइनाइट का मतलब हो गया अनंत था, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, उसी सिंगुलर डॉट में क्या थे, समाहित थे। और इसी को बोला गया थ्योरी ऑफ सिंगुलैरिटी, एक प्रकार से समझिए। इसी में सब कुछ है, ये सब कुछ को ऑब्जर्व करके रखा हुआ है। बाद में क्या होता है, इसका एक एक्सपेंशन होता है, जिसको हम उसी एक्सपेंशन को ही बोलते हैं बिग बैंग, यानी द एक्सपेंशन ऑफ द सिंगुलर थिंग और सिंगुलैरिटी इज नोन एज बिग बैंग। और बिग बैंग में यही बताया जाता है कि महज फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, यानी बहुत ही सेकेंड्स के बोल सकते हैं, और अरबों हिस्से के समय में, और ऐसे माना जाता है 3 सेकेंड में, यूनिवर्स जो है ना, बहुत रैपिडली एक्सपोनेंशियली क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया, मतलब कि बढ़ गया। और बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे यूनिवर्स कूल हुआ, फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स बने, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और जब ये ठंडा हो गया, इस इतना ठंडा हो गया कि एक न्यूक्लियाई को होल्ड कर सके, तो उससे बन गया हमारा पहला तत्व हाइड्रोजन, देन हीलियम, तो हमारे तत्व बने। उसके बाद से अगर फिर आगे बात करते हैं, तो 3,80,000 वर्ष के बाद, किसके, बिग बैंग के, ना कि आज से पूर्व, 3,80,000 वर्ष के बाद क्या होता है, यूनिवर्स इतना कूल हो गया कि इलेक्ट्रॉन बाइंड होने लगा न्यूक्लियाई में, और फ्रीली ट्रेवल भी होने लगा, उसका अलाउिंग लाइट टू फ्रीली ट्रेवल, यानी अब जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई में बाउंड हो जाएगा, तो जो प्रकाश है वो आसानी से ट्रैवल कर सकेगा, और प्रकाश हमारी तरफ पहुंचने लगी। और इससे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, यहाँ पे आर लिख दीजिएगा, रेडिएशन, CMBR प्रोड्यूस हुआ, ये जो लगभग उस समय यूनिवर्स में चारों तरफ समान मात्रा में फैल गया। और ये इसका क्या बोल सकते हैं, इसको आज भी माना जाता है कि ये अभी मौजूद है, CMBR। इसकी अभी आगे हम बात करेंगे, उसमें हम चेक करेंगे। चलिए, ठीक है। तो बिग बैंग की अगर हम बात करते हैं एविडेंस की, क्या उसका साक्ष्य है, तो सबसे पहले हबल्स लॉ। ये हबल्स लॉ 1929 में हबल महोदय के द्वारा दिया गया, इन्हीं के नाम पे हबल टेलीस्कोप का नाम रखा गया, ये आप लोग जानते होंगे। तो हबल्स लॉ बताता क्या है कि आज भी जो गैलेक्सीज है वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, यानी दे आर एक्सपेंडिंग, गैलेक्सीज आर एक्सपेंडिंग। अब इसको प्रमाणित करने के लिए कैसे बताया गया, तो एक बैलून वाली थ्योरी ली गई है, बैलून पे बहुत सारे टिनी डॉट्स बना दीजिए, और उसके बाद से जब बैलून पे अगर फूंक मारते हैं तो टिनी डॉट्स क्या होते हैं, धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। तो इसी आधार पे इन्होंने हबल्स महोदय ने बताया कि जो गैलेक्सीज हैं, जो टिनी डॉट्स थे बैलून पे, वो गैलेक्सीज हो गए, और वो उसका एक्सपेंशन जैसे जैसे होगा वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो ये बातें बेसिकली बिग बैंग थ्योरी में बताई गई थी कि गैलेक्सीज, यानी ये यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है, और ये हबल्स लॉ ने इस चीज़ को क्या किया, प्रमाणित किया। उसके बाद बात करते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। आपने देखा बिग बैंग थ्योरी में ये बात बताई गई थी कि उस समय कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन क्या हुआ था, उत्पन्न हुआ था। तो ये बात बताने वाले 2 व्यक्ति थे, एक मिनट मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, कहाँ गया, ये रहा। ये कॉस्मिक CMBR बोलिए, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, ये बताने वाले 2 व्यक्ति थे, एक अर्नो पेंजियाज थे, उसके बाद से एक थे, नाम था विल्सन, विल्सन महोदय थे। ये दो, थॉमस विल्सन नाम था पूरा। इन दोनों लोगों ने बताया 1965 के समय में कि, एक मिनट पीछे चला गया, क्या बताया
कि जो कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन है वो आज भी ब्रह्मांड में मौजूद है। यानी जब सिंगुलैरिटी का क्या हुआ था, एक्सपेंशन हुआ था, तो उस समय का विकिरण आज भी हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है। फिर उसके बाद से एक तीसरा एविडेंस अगर बात करते हैं बिग बैंग का, तो रेड शिफ्ट की बात करते हैं। रेड शिफ्ट क्या बताता है, जैसे जैसे गैलेक्सीज हमारे से दूर होती है वैसे वैसे लाइट वेव्स स्ट्रेटेड टुवर्ड द रेड इन ऑफ द स्पेक्ट्रम। आपको पता होना चाहिए कि जो रेड लाइट होता है, रेड लाइट एरिया की बात नहीं की जा रही है, रेड लाइट की बात की जा रही है, ठीक है। तो जो रेड लाइट होता है वो बेसिकली उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। तो बेसिकली खतरे का सिंबल भी इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि इसका दूर तक क्या होता है, दूर तक इसका मतलब कि दूर से ही ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो ऐसे ही गैलेक्सीज जैसे जैसे दूर हो रही है तो जो लाइट हम देख पाते हैं, विजिबल हो पाता है, वो रेड लाइट होता है, इसीलिए इसको रेड शिफ्ट बोलते हैं। तो वो रेड कलर के दिखने लगते हैं। एक प्रकार से ब्लू लाइट होता है, जैसे जैसे गैलेक्सीज करीब आएगी तो वो ब्लू लाइट, ब्लू शिफ्ट जिसको बोलते हैं। अबंडेंस ऑफ लाइट एलिमेंट्स, उसके बाद से आज भी पृथ्वी पे देखिएगा तो जो लाइट एलिमेंट है हाइड्रोजन, हीलियम, ये सर्वाधिक मात्रा में क्या ऑब्जर्व किए जा सकते हैं यूनिवर्स में। यूनिवर्स में बेसिकली हाइड्रोजन और हीलियम ही देखने को मिलते हैं। तो ये बातें थी, तो हमने देख लिया बिग बैंग थ्योरी। यहाँ पे बिग बैंग थ्योरी को एक प्रकार से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया गया है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में देख रहे हैं कि ये क्या है, ये है सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट, और इसी सिंगुलैरिटी का क्या हुआ था, एक्सपेंशन हुआ था, जिसको बोला गया बिग बैंग बोला गया। और इसी बिग बैंग के फलस्वरूप बहुत सारे गैलेक्सीज यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये गैलेक्सीज बहुत सारे निर्मित हुए थे। और इस गैलेक्सीज का एक्सपेंशन आज भी हो रहा है, और इसका प्रमाण हमने आपको दे दिया 3-4 आधारों पे, एक CMBR के आधार पे, एक हबल्स लॉ के आधार पे, एक रेडशिफ्ट के आधार पे, ठीक है, और एक अबंडेंस ऑफ लाइट एलिमेंट्स के आधार पे, रेडशिफ्ट के आधार पे और अबंडेंस ऑफ लाइट एलिमेंट के आधार पे, यानी हल्के तत्वों की प्रचुरता के आधार पे इन यूनिवर्स, इन स्पेस बोलिए, ठीक है, अबंडेंस ऑफ लाइट एलिमेंट्स, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्या है, दूसरा सिद्धांत है जिसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी, स्थिर अवस्था सिद्धांत। इसको प्रतिपादित करने का श्रेय फ्रेड हॉवेल, थॉमस बोल्ट और हरमन बॉन्डी को जाता है। इन्होंने 1948 में ये बेसिकली बिग बैंग का एक क्या बोल सकते हैं अल्टरनेटिव रूप दिया, अल्टरनेटिव यानी विकल्प प्रस्तुत किया। और ये सिंपल सी एक ही बात बोलते हैं कि ब्रह्मांड का कोई ना शुरुआत है ना कोई अंत है, ये जैसा है वैसा ही था और ये हमेशा था, ऐसी बात बताते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये लिखा गया है यहाँ पे, आप पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है कि ब्रह्मांड का ना कोई अंत है ना कोई शुरुआत है, ये हमेशा एक जैसा दिखता है। हाँ, हालांकि ये वर्तमान में क्या है, फैल रहा है, और इसी फैलने के कारण जो घनत्व तो बढ़ रहा है, उसको बनाने के लिए नए पदार्थों का, न्यू मैटर्स लगातार उस स्पेस में क्रिएट होते रहते हैं। अगर इसके लॉजिक की बात करें तो इसका कोर फिलॉसफी या कोर लॉजिक क्या है, तो कोर फिलॉसफी यही है कि इट फॉलोज द परफेक्ट cosmological principle, the idea that universe look the same from every place and every time। यानी हम यूनिवर्स को किसी भी जगह से कहीं से भी देखें तो हमेशा एक जैसा ही दिखता है। इसी प्रिंसिपल पर बताते हैं ब्रह्मांड हमेशा से ऐसा ही था, कोई चेंज नहीं हुआ था, एक्सपेंशन हो रहा है, नए मैटर्स क्रिएट हो रहे हैं। कंटिन्यूअस क्रिएशन की बात है, ये लॉजिक थी। एक कंटिन्यूअस क्रिएशन की अगर बात करें, while the universe expands, new matters is continuously created in empty spaces between galaxies to maintain their constant density। ये भी बात कर लिए। अब उसके बाद एक डाउनफॉल की, अगर इसमें एक डाउनफॉल टर्म ही है, द डिस्कवरी ऑफ CMBR, यहाँ पे आपने अभी भी देख लिया, इसके द्वारा अर्नो पेंजिया और थॉमस विल्सन के द्वारा 1964 में बताया गया। इन्होंने क्या किया, इनवैलिडेट दिस थ्योरी, इसको इनवैलिडेट कर दिया, क्योंकि बताया कि यूनिवर्स हैज अ स्पेसिफिक हॉट एंड डेंस ओरिजिन पॉइंट रादर देन द बिग इटर्नल। कैसे बताया इन्होंने, क्योंकि उसका लाइट, उसका रेडिएशन आज भी हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है। उसी रेडिएशन के आधार पर इन्होंने बताया गया कि इसको उत्पत्ति कहीं ना कहीं एक किसी ओरिजिन पॉइंट से हुई है। तो ये थ्योरी क्या हो गया, अब प्रमाणित हो चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और थ्योरी है जो कि लास्ट थ्योरी है, पल्सेटिंग या ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, दोलन सिद्धांत। ये किसी विद्वान के द्वारा नहीं, एक समूह के द्वारा दिया गया। एन एक्सटेंशन ऑफ बिग बैंग ऑफन एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिक यूनिवर्स। बेसिकली इसमें साइक्लिक यूनिवर्स की बात वही है कि ब्रह्मांड पहले कुछ नहीं था, एक सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट था, वो उसमें बिग बैंग हुआ,
बिग बैंग का मतलब उसका एक्सपेंशन हुआ, उसी एक्सपेंशन का नाम दिया गया क्या, बिग बैंग। उसके बाद से ग्रेविटेशनल पुल के कारण क्या हुआ, डेंसिटी ऑफ मैटर इतना ज़्यादा क्या हो गया, बढ़ गया कि चीज़ों का एक्सपेंशन रुकने के बजाय क्या हो गया, चीज़ें उस ग्रेविटी के प्रभाव में आकर के समाहित होने लगी। और जैसे बिग बैंग हुआ था, उसके जगह पे एक दूसरा टर्म डाल दिया, बिग क्रंच, यानी अब बिग क्रंच हो गया, यानी फिर से जो एक्सपेंशन हुआ है ग्रेविटी के कारण, वो चीज़ें कोलैप्स होकर के फिर से एक सिंगल पॉइंट में बन जाएंगी, सिंगुलैरिटी में बदल जाएंगी। और इसी सिंगुलैरिटी के कॉन्सेप्ट के बाद से फिर इसमें एक्सपेंशन होगा, फिर से रीबर्थ होगा, जिसको फिर से बिग बैंग बोलेगा, और ये साइकिल चलता रहेगा। इसी को बोलते हैं ऑसिलेटिंग और पल्सेटिंग थ्योरी ऑफ यूनिवर्स। यानी जैसे दोलन में क्या होता है, जो ये बॉब होता है वो ऊपर जाता है, फिर अपने पॉइंट पे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर अपने पॉइंट पे आता है, यानी बार बार चीज़ों को रिपीटेशन करता है। तो ब्रह्मांड में भी ऐसा ही होता है कि पहले एक सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट था, जिसमें एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन के बाद ग्रेविटेशनल पुल हुआ, ग्रेविटेशनल पुल के बाद से फिर से पुनः चीज़ें, ग्रेविटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि फिर बिग क्रंच हुआ, बिग क्रंच के बाद से फिर से एक बिग एक्सपेंशन होगा। तो ये चीज़ें एक प्रकार से कंटिन्यू चलती रहती हैं। तो आज हम लोगों ने देखा, जो कुछ भी पढ़ा, तो बेसिकली इसमें एक ही था, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स था। तो आप इस लेक्चर के माध्यम से यूनिवर्स का ओरिजिन समझ लिए, इसके जो थ्योरीज थी किसने दी, कुछ फैक्चुअल चीज़ें भी आपने समझ लिया। अब हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ। ओरिजिन ऑफ अर्थ ये कल के लेक्चर में होगा। कल पॉसिबिलिटीज़ है कि कल लेक्चर अपलोड कर दिया जाएगा, अगर नहीं होगा तो उसका अगले दिन लेक्चर अपलोड हो जाएगा। चलिए मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।